और हर एक इंसान बड़ा होके कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन समाज में देता ही है। चलो कोई कलेक्टर ना बना कुछ नहीं है, लेकिन जहां पे भी होगा कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन देता ही है। तो वो कंट्रीब्यूशन पॉजिटिवली हो नेगेटिवली हो, वो किस पे डिपेंड करता है, उसको कैसे बड़ा किया, उसका जो उछेर हुआ वो कैसे हुआ है, वो सही होगा। यानी कि उस चीज में हम दूसरी एक्शन नहीं ले सकते थे। दोनों बच्चों को बिठाया, दोनों की कंडीशन सुनी, दोनों को थोड़ा रियलाइज करवाया कि बेटा ये चीजों से क्या मिलता है। अल्टीमेट कोई भी इंसान, छोटे से लेके बड़ा इंसान, छोटी उम्र से लेके 80 साल का 90 साल का भी कोई इंसान होगा जो जिंदा है, वो सारे इंसान एक ही काम कर रहे हैं, क्या, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हर एक घटना जो उसके आसपास अनवरत बनती रहती है उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। जब सॉल्यूशन मिल गया तब सेटिस्फैक्शन भी आ गया, जब सॉल्यूशन मिल गया तब मैं खुश भी हो गया, जब सॉल्यूशन मिल गया तब वो मेरे लिए सुखद सुखद स्थिति हो जाती। क्या है वो, कैसे बनी है, उसका कुछ आइडिया नहीं है। ओके, जब मैकेनिक होता है उसके पास क्या होता है कि ये चीज की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। जैसे आवाज आ रही है साइलेंसर में तो ये प्रॉब्लम निकाल लो, कुछ ये हो रहा है गाड़ी धक्के खा रही है ऐसा है कुछ है तो इसमें ये प्रॉब्लम होगा। तो उसको सिर्फ वो जो अंदर ये पुर्जा है पुर्जा निकाल दिया, दूसरा लगा दिया, ये लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, उतना ही समझ में आता है। और इंजीनियर, सही इंजीनियर, हाँ, वो डिग्री वाले इंजीनियर नहीं ऐसे तो बहुत घूमते हैं हमारे आसपास, लेकिन जो सही इंजीनियर है उसको वो क्यों बनाया मैंने, वो पिस्टन भी मैंने क्यों डाला, ये पिस्टन से पहिया कैसे घूमेगा, पूरा इन्वेंशन यानी कि पूरे बॉटम से लेके मूल से लेके वो चीज बनाई क्यों मैंने, तो वो क्यों का आंसर होता है उसके पास। तो फिर उसके लिए रिपेयरिंग करना, देखो इंजीनियर के आगे मैकेनिक पद कैसा हो जाता है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक ही चीज को जानता है, वो चीज मैंने क्यों बनाई उसका क्लैरिटी नहीं है उसके पास, किसने बनाई वो भी क्लैरिटी नहीं है। और जब मैकेनिक्स आता है तो उसके पास आंसर रहते हैं कि ये प्रॉब्लम में ये इसका सोल्यूशन है। और ड्राइवर होता है तो उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, सिर्फ गाड़ी चलाना जानता है। अब जैसे एक गाड़ी लेके एक ड्राइवर जा रहा है, बीच में कुछ खराबी हुई, गाड़ी बंद हो गई, अब क्या होगा, ड्राइवर खुश हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्या होता है। ओके, जब गाड़ी बंद हो जाती है तब उसका दिमाग कहां कहां दौड़ता है, क्या करूं, क्या करूं। कोई मैकेनिक ध्यान में होगा तो उसको कॉल लगाओ, नहीं है तो कोई किसी फ्रेंड को बताओ, फ्रेंड के पास कोई कांटेक्ट होगा तो वो बताएगा। यानी कि उसका दिमाग जहां दौड़ रहा है वो क्या ढूंढ रहा है, आपने देखा कभी, वो क्या ढूंढ रहा है, सोल्यूशन ढूंढ रहा है। घटना एक घट गई, क्या, गाड़ी बंद होना, अब उसके पीछे वो सोल्यूशन ढूंढ रहा है, अब कैसे करके उसका सोल्यूशन लाऊं। तो सोल्यूशन नहीं मिला उसका मतलब दुख। कोई मैकेनिक का नंबर मिल गया और वो बोल रहा है कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, तो फिर वही कंडीशन फिर शिफ्ट हो जाती है। देखो एक मैकेनिक अच्छा ड्राइवर हो सकता है ना, तो वही कंडीशन सेम एक मैकेनिक के साथ बन रही है। मैकेनिक पर्सन जा रहा है गाड़ी लेके, रास्ते में गाड़ी खराब हुई, अब वो टेंशन में, क्या हो रहा है, सोल्यूशन है उसके पास, वो रिलैक्स है। हाँ उसको लगेगा अभी आधा घंटा लगेगा, इतना टाइम लगेगा, बस नथिंग एल्स। जितना दुखी वो था ड्राइवर उतना दुखी मैकेनिक्स है नहीं है। मतलब बात पकड़ में क्या आती है, जब मेरे पास सोल्यूशन है वही मेरे सुख का कारण है, सोल्यूशन का ना होना, समाधान का ना होना वही मेरा दुख है। तो सोल्यूशन जब मेरे पकड़ में आ जाते हैं तो पूरी लाइफ में एक ही काम कर रहा हूं, सोल्यूशन को ढूंढ रहा हूं, घटनाएं घट रही है, सोल्यूशन ढूंढ रहा हूं, सोल्यूशन मिल गया तो आई एम हैप्पी, सोल्यूशन नहीं मिला
तो मैं दुखी। तो यहां पे हो क्या रहा है, हो क्या रहा है अपने आसपास, तो अपनी मूल क्या चाहत क्या लगती है आपको, हो क्या रहा है अपने आसपास, अपनी लाइफ में आज तक क्या हुआ और हम चाहते क्या है। ये दो बड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, हो क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं। हो क्या रहा है, तो हम सब क्या कर रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी समाधान, समाधान से क्या ढूंढ रहे हैं, समाधान होता है तो क्या मिलता है, तो सॉल्यूशन भी इसलिए ढूंढ रहे हैं कि मुझे सुख प्राप्त हो जाए, मुझे शांति मिल जाए, संतोष आ जाए। तो मेरी जो सुख एक चाहत है, मेरी क्या चाहत है, सुखी होने की, लेकिन मुझे सुख भी कैसा चाहिए। अब चीजें पकड़ में आ रही है, देखो अब क्या है, शब्द पकड़ में आ रहे हैं, चीजें पकड़ में नहीं आ रही। जब चीजें पकड़ में आएगी ना, तब जीना हो जाएगा। सिर्फ अभी तक वर्ड पकड़ में आ रहा है, क्योंकि हमने एक वर्ड बार बार बोला है, तो अच्छी बात है। चीजें पकड़ में ऐसे आ रही है, शब्द पे तो हमारा ध्यान जा रहा है, क्योंकि ये पूरी चीज, पूरी लाइफ हमें एक ही काम करना होता है, सिर्फ ध्यान देना होता है। जैसे हमारा ध्यान उस चीज पे चला गया ना, फिर अपने आप वो आचरण में भी आ ही जाता है। ध्यान नहीं जाता है वो सबसे। तो हम लर्निंग भी क्या करते हैं, अभी क्लास में भी क्या सिखाते हैं, बच्चे का ध्यान लेके जा रहे हैं कहाँ पे, किसी लो पे। देखो ये न्यूटन ने ही बोला, तो बच्चे का ध्यान नहीं गया, तब तक वो कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ। जब उसका ध्यान चला, हाँ ये तो इसने इतनी बड़ी बात बोली है, फिर देखो उसका जो इंटरेस्ट भी बढ़ गया, अटेंशन भी बढ़ गया। तो ध्यान ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा ध्यान ऐसी जगह पे जा रहा है कि यार पूरी लाइफ इस यूनिवर्स का हर एक मानव एक ही काम कर रहा है, वो निरंतर सुख की चाहना में, निरंतर सुख की चाहना कर रहा है। लेकिन उसके जो तरीके हैं, वो जो तरीके हैं उसके पास, उसमें उसको जो सेंसेस दिए गए हैं, उसकी इंद्रिया, कौन कौन सी इंद्रिया, 5 इंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस एंड गंध। ये 5 इंद्रिया है, उससे उसको पाना चाहता है। अब आप मुझे बताइए, जो मुझे सुनना अच्छा लगता है वो आपको लगता है जरूरी है? हम राइट नाउ ऐसा कर रहे हैं, मुझे सही लगे वो आपको लगना ही चाहिए। मेरे अनुकूल हो गया मेरा काम हो गया, मेरे प्रतिकूल हो गया मैं दुखी हो गया। मेरे हिसाब से घर वाले चले, मेरे हिसाब से सामने वाले चले, मेरे एम्प्लॉइज चले, मेरे बच्चे क्लास में मेरे हिसाब से चले तो सही है, अदरवाइज मैं दुखी। जब मैं दुखी हो जाता हूं तब मेरा रिएक्शन, जिसके पास जो होता है वो बांटेगा ही, मेरे पास दुख है तो मैं उसको बांटूंगा ही, उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। मैं सुखी हूं तो सुख बांटूंगा ही, उसमें भी कोई ज्यादा एफर्ट वाली बात नहीं है। जो मेरे पास है वो अपने आप जाएगा ही। तो यहां पे मेरी जो रूप के बारे में, तो जो चीज देखनी मुझे अच्छी लग रही है वो सबको अच्छी लगेगी क्या, ऐसा जरूरी है? तो ह्यूमन हर एक मानव मानव के हिसाब से, हर एक इंसान के हिसाब से इसमें वेराइज हो सकता है, एक जैसा मिलेगा। रस यानी मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे गुलाब जामुन अच्छे लगते हो तो आपको लगने जरूरी है क्या? तो ऐसे हम इस चीज को जब चेक करेंगे, गंध की बात करें, मुझे जो स्मेल अच्छी लगती है वो आपको लगेगी, कोई गारंटेड है? मतलब ये है कि ये जिससे हम सुखी होना चाहते हैं और उसमें भी निरंतर सुख चाहिए, वो खुद ही शुरू से परिवर्तनशील है।
दूसरों की बात तो ठीक है, मुझे मेरी ही इंद्रिया आज जो चाहती है वो कल नहीं चाहेगी, ऐसा भी होगा। दूसरों को छोड़ दो, जैसे आज मुझे जो खाना अच्छा लगता है वो कल नहीं भी लगेगा। जैसे जब छोटा था तब मुझे मालूम है, मैं उसमें जो मेथी आती थी ना उसको साइड में निकालता था। जो दाल में रखते हैं ना, तो उसको मैं साइड में निकालता था। अभी नहीं निकालते हैं। तो इंसान तो यही है, फिर भी उसकी इंद्रियां वापस डिमांड चेंज करती रहती है। हाँ, हाँ, वो गुण जानते हैं तो उसके लिए समझ समझ बढ़ती है। हाँ, सही बात है। हाँ, बड़ी बात है, बड़ी बात है। मम्मी उस टाइम पे भी बोलती थी, बेटा इसको खाओ तो इससे गैस नहीं होगा, ये शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया, जब ध्यान गया तब बातें बदल गई, अपने आप आचरण में आ गया। अच्छी बात है। तो ध्यान देने की प्रोसेस होती है, ध्यान जब भी हमारा चला जाता है उस चीज पे, तब वो अपने आप होने लगता है। तो मैं जो जिससे ट्राई कर रहा हूं सुखी होने के लिए, वो सारी चीजें, जैसे मुझे आज लाल कलर पसंद है तो शायद एक दो साल के बाद ना हो। आज सफेद कलर पसंद है, शायद कोई ना हो बाद में। ठीक है, तो उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है, उसके कोई पैरामीटर्स नहीं है। ओके, जो चीज मुझे सुननी अच्छी लगती है उसको भी मैं आधे घंटे, एक दो चार पांच घंटे तक सुन लूं तो फिर मेरा सीट पक जाता है। जैसे मुझे कुछ सुनना अच्छा लगा, कोई म्यूजिक अच्छा लगा, कोई सॉन्ग अच्छा लगा, कितनी बार सुन सकते हो आप? तो मतलब उसमें भी निरंतरता तो नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है ना, उसमें भी निरंतरता नहीं है। तो मुझे निरंतर सुख चाहिए, वो कैसी स्थिति है? एक स्थायी स्थिति है जो परिवर्तन नहीं हो रही है। मुझे हर घंटे, हर सेकंड, हर मोमेंट पे सुख ही चाहिए। एक मोमेंट ऐसा बता दो, एक सेकंड ऐसी बता दो जहां आपको सुख नहीं चाहिए। और मैं ट्राई कर रहा हूं मोमेंट्री। मेरे हिसाब से कुछ हो गया तो मुझे सुख की फीलिंग्स आती है, लेकिन वो टिकती नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो उसका इंस्ट्रूमेंट है वही परिवर्तनशील है। मैं जिससे वो पाना चाहता हूं वही परिवर्तन, वही चेंज होता जा रहा है। वो आज ये है तो कल ये है, तो बदलता जा रहा है। तो और उसके हिसाब से मुझे चाहिए क्या? जो परमानेंट है वो चाहिए। तो मुझे यहां से, परिवर्तनशील से मुझे जो स्थायी चाहिए, क्या निरंतर सुख, ऐसा पॉसिबल है क्या? जो चीज बदलती जा रही है उससे मुझे न बदलने वाली चीज चाहिए। ऐसा पॉसिबल है? आपको लगता है पॉसिबल है? तो कई बार हमें बोला जाता है कि भाई इंद्रियों पे काबू रखना चाहिए, रखना चाहिए, हमारे अध्यात्म में बोला गया है। लेकिन वो वाई क्लियर नहीं होता था, क्यों नहीं करना है। सही है, सबने बोला, किसी ने इसको ब्रह्मचर्य बोल दिया, किसी ने इसको बोल दिया कि भाई ये सारी जो पांच चीजें हैं उस पर आप कंट्रोल रखो, यानी कि संयम से चलो। बोलते ना संयमित जीवन जीना चाहिए। लेकिन संयम क्यों रखना है, वो वाई क्लियर नहीं होगा तब तक संयम कैसे रहेगा? तो वो वाई क्लियर नहीं हुआ तो फिर भौतिकवाद में एक नया नया कंसेप्ट आया, क्या? भोग लो सब। भोगने से तृप्ति हो जाएगी, ऐसा होता है। जैसे मुझे आज गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं, मैंने खाए, लेकिन आज तो मैं कितने खा सकता हूं? अब मैंने 20-25 खा लिया, अब मेरा पेट बोल रहा है भाई खत्म कर अब। एक तो उसका लिमिट आएगा, उसकी लिमिट आई, मैंने बंद कर लिए, मैंने भोग लिया, पूरा भोग लिया। अब 15-20 दिन के बाद वो भोगने का मन वापस नहीं होगा, ऐसी कोई गारंटी है क्या? तो भोगने से मुझे चीजें समझ में आ जाएगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स तो रहते ही है। आदर्शवाद बोल रहा है कि कुछ मत भोगो, सबको छोड़ दो। अब क्यों छोड़े वो समझ में नहीं आ रहा है।
बात पकड़ में आ रही है? क्यों छोड़ना है वो नहीं पकड़ में आ रहा है, देखो यहां पकड़ में आ रहा है। क्योंकि मेरी जो डिमांड है वो निरंतर सुख की है, तो निरंतर सुख जो है वो मुझे स्थायी चाहिए, 24/7 चाहिए। 24/7 में उसी चीज से पा सकता हूं जो चीजें स्थायी है, तो उससे ही मुझे मिल पाएगा। इसीलिए मुझे इसमें संयम रखना है। संयम नहीं रखने से ये पेनफुल होता है। जो एग्जाम्पल दिया वही पकड़ लो आप। गुलाब जामुन खाओगे तो 2 मीठे लगेंगे, 25-30 खाने के बाद वही वॉमिट हो जाएगा, मतलब वही पेनफुल हो जाएगा। जो चीज अच्छी लगती है वही पेनफुल हो जाती है। कुछ सुनना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन सुनने के बाद 2 4 5 घंटे सुना तो फिर वही चीज मेरे लिए पेनफुल हो जाती है। मतलब मतलब ये निकलता है, मुझे समझ में आ रहा है कि इसको संयमित रखने से ही मेरी स्थिति बनेगी, अदरवाइज मेरी स्थिति बनने वाली। ओके। दूसरी मेरी चाहत और क्या है? मेरी चाहत है सम्मान। सम्मान से ही सुख मिलता है ना। कोई मेरी रिस्पेक्ट करे, सम्मान करे। तो सम्मान और पहचान, मुझे सम्मान चाहिए, मेरी पहचान चाहिए। देखो आज अभी जितनी भी अपनी टीचर्स है वो जॉब कर रही है, तो उसमें एक क्वेश्चन खड़ा है, उन्होंने इसलिए जॉब की है, उनको पहचान चाहिए, क्योंकि घर में आदमी की पहचान होती है, औरत की नहीं होती है। मैं भी कुछ करूंगी, मेरी भी पहचान बनेगी। तो इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो मुझे खुद की पहचान चाहिए। मुझे कोई रिस्पेक्ट आपकी वजह से ना करे, मेरी वजह से करे। होता है ना क्वेश्चन, होता ही है। आप नहीं बोलोगे तो भी मैं मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि होता ही है, जो है तो है। क्योंकि देखो मुझे समझ में आ ही जाता है। क्यों समझ में आता है? क्योंकि मैं भी आपके जैसा हूं, आप भी मेरे जैसे, सब एक जैसे। जहां जो फीलिंग होता है वो सामने वाले में होता ही है। क्योंकि हम नियम पूर्ण बने हुए हैं ना। हम नियम को नहीं जानते, वो हमारा प्रॉब्लम है। हमारा एग्जिस्टेंस में होना वो नियम पूर्ण है। अब हम क्यों है एग्जिस्टेंस में, वो मुझे वो नियम, उसकी रीजन क्या है, वाई, क्यों जीना है, उसकी क्लैरिटी मेरी नहीं है। यानी कि वो नियम को मैं नहीं जानता हूं, इसीलिए मैं डिस्टर्ब हूं। उस नियम को जानने के लिए मुझे प्रकृति ने जो कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दी है, वो कल्पनाशीलता ही मैं इसके लिए दौड़ा रहा हूं। क्योंकि मेरी कल्पनाशीलता के बिना वो चीज को मैं समझ नहीं पाऊंगा कि मैं क्यों यहां पे हूं, मैं क्यों जी रहा हूं। उसको समझने के लिए मुझे नीड किसकी है? कल्पनाशीलता की। तो वो मेरे पास नहीं होगा तो मैं उसको नहीं समझ पाऊंगा। अब वो तो आपको दे दिया, भर भर के दे दिया, हमने उसको भर भर के यूज किया। लेकिन डायरेक्शन सिर्फ अलग हो गए। मतलब ये निकलता है, मैं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक मेहनत करता जाऊं, अगर मेरा एड्रेस ही गलत है, अगर मेरा एड्रेस ही गलत है, और मैं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल तक मेहनत ही करता जाऊं और मुझे मेरा लक्ष्य मिल जाए वापस। हमें कई बार लगता है कि यार ये तो 60 के बाद वाली बात है, स्पिरिचुअलिटी वाले बातें है ना। स्पिरिचुअलिटी में नॉर्मली क्या होता है, मोक्ष वाली बातें होती है। मोक्ष क्या है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। तो हम नॉर्मली ऐसी कंडीशन बना लेते हैं कि बात की बात है, यानी कि जीने में हम आते ही नहीं है कभी। तब तक तो हम कैसे रहेंगे? प्रैक्टिकल रहेंगे। तब तक ऐसी कोई बात कान पे भी पड़ती है तो सुनेंगे नहीं। मतलब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 60 साल तक पूरा दुखी होके जीऊंगा, 60 के बाद मैं सुखी हो सकता हूं नहीं हो सकता हूं उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करूंगा। और जब किसी बूढ़े इंसान को, किसी वडील को पूछा जाए कि भाई आपने पूरी लाइफ में क्या निष्कर्ष पाया, तो बहुत बढ़िया निष्कर्ष होता है,
और नॉर्मली कॉमन वर्ड में बोले तो, नहीं तो पूछने जाओ तो अलग अलग डायरेक्शन पे घूमता है। जैसे अभी हमारी एक जगह पे बात हुई थी, मैंने बताया था, कभी ऐसे वडील होते हैं ना, तो उनसे बात करते हैं भी आपने पूरी लाइफ में, क्योंकि वो तो हमारे सीनियर है ना, तो सीनियर को पूछा जा सकता है कि आपने पूरी लाइफ का निष्कर्ष क्या निकाला। क्योंकि अल्टीमेट हमारे पास आता क्या है, जैसे मैं एक बुक रीड कर रहा हूं तो बुक के वर्ड याद रहते हैं हमें, बुक खत्म होने के बाद अल्टीमेट कुछ निकलता है, उतना ही हमारे अंदर रहता है, बाकी के वर्ड्स रहते नहीं है। फिर आप वही चीज वापस लिखने जाओगे तो वर्ड आपके हो गए। हाँ, तो जो निकलता है ना वो निष्कर्ष निकलता है, मतलब इससे हमें ये सीख मिलती है वाली बात। हमको स्टोरी बताते हैं, बाद में बोलते हैं कि इससे ये मिलता है, तो जो रहता है वो निष्कर्ष ही निकलता है। यानी कि पूरी लाइफ मैंने 100 साल तक जी, लेकिन 100 साल के बाद जब मैं ये शरीर यात्रा को छोड़ रहा हूं तब मेरे पास सिर्फ निष्कर्ष ही रहेंगे। पूरी 100 साल मैंने क्या किया वो कुछ याद नहीं होगा। आपको याद है 10 दिन पहले क्या खाया था, याद है? नहीं याद होगा, लेकिन खाना चाहिए, वो निष्कर्ष है। क्यों? क्योंकि उसको टिकाना है, ये शरीर को चलाना है, तो खाना चाहिए। शरीर है तो मुझे उसको पोषण देना है, वो निष्कर्ष है। तो वो मुझे मैं करता रहूंगा, लेकिन मैंने क्या खाया था, क्यों खाया था, कैसे खाया था, वो सारी चीजें मुझे शायद याद नहीं होगी। तो निष्कर्ष ही हमारे साथ रहता है। तो जब निष्कर्ष पूछते हैं तो क्या आता है निष्कर्ष, तो सारे लोग ये बोलते हैं और इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से देते हैं, सुख दुख साथ साथ है, जीवन एक संघर्ष है, संसार माया है, और लास्ट में कुछ समझ नहीं आया है। बेटा दुख भी आता है, सुख भी आता है, लाइफ में ऐसा रहेगा। हम भी कभी बच्चों को समझा देते, बेटा दुखी मत हो, बाद में सुख आएगा। मैंने ऐसे ऐसे बंदे भी ऑब्जर्व किए, मैं भी पहले ऐसा सोचता था, ऐसे वर्ड सुन सुन के मेरे दिमाग में भी कभी ऐसा होता था, यार कभी कुछ अच्छा हो जाए ना तो गुड फीलिंग्स नहीं लानी है। क्यों? देखो, अच्छा हम सुखी हो जाएंगे ना तो वापस दुख आएगा। तो अभी अभी जो स्टेट में हो ना वही रहो आप, यानी कि दुखी है ना तो दुखी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो, दुखी रहो, उसके बाद 60 के बाद सुख आ जाएगा। मतलब खुद को दुखी रखने के लिए हम फोर्स करते थे, सुखी नहीं होना है, क्योंकि सुखी हो जाएंगे तो वापस दुख, ये चक्कर चलता रहेगा। किसी ने कभी ऐसा नहीं बताया था कि यार हम सुखी होने के लिए ही पैदा हुए हैं, सुखी नहीं हो पा रहे वो हमारी समझ की वजह नहीं हो पा रहे, हमारी समझ अभी नहीं बनी है, हम क्यों है, कैसे है, वो क्यों, हमारे जीने का पर्पस क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, हम दुखी हो रहे हैं, बस समाधान नहीं है हमारे पास। तो कई बार सुख दुख साथ साथ है। फिर जीवन के बारे में बोलो तो बेटा पढ़ाई करता है बच्चा रात को 2-2 3-3 बजे तक, तो कई बार हम ऐसे बोल भी देते हैं, बेटा लाइफ में संघर्ष तो रहेगा, जितने लोगों ने संघर्ष किया है ना वो आज बहुत बड़े इंसान बन गए, तो आप भी संघर्ष करो। अब बच्चा बोल रहा है बड़ा होने के लिए संघर्ष करना है, बड़ा होके भी संघर्ष करना है, लाइफ में संघर्ष ही करना है। कई बार 11-12 वाले बच्चों को पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं, हम टीचर भी पहले बोलते थे, अब नहीं बोलता हूं, पहले बोलते थे कि बेटा 2 साल मेहनत कर ले। 2 साल मेहनत कर ले, बाद में मजा ही मजा है। अब बच्चा बच्चा जब कॉलेज में चला जाता है, मेडिकल में चला गया, इंजीनियरिंग में चला गया, फिर वो आपको बोल नहीं पाएगा लेकिन मन में तो बहुत गालियां दे देता है। मुझसे झूठ बोला गया है, मैंने छेत्री गाड़े हो। मतलब पेरेंट्स ने बार बार क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि उसके आगे गाजर लटका दे हम, बेटा 2 साल, सिर्फ 2 साल। बच्चे को लग रहा है 2 साल के बाद स्वर्ग आने वाला है। और बच्चा भी देखो, हम भी ऐसे इसलिए सिखाते हैं कि अध्यात्म में भी हमें आदर्शवाद में यही सिखाया है कि बेटा अभी इस जन्म में कुछ पुण्य कर ले तो स्वर्ग मिलेगा। तो बच्चे को भी ऐसा कुछ समझ आ रहा है, 2 साल मेहनत कर ले तो उसके बाद फिर तेरी लाइफ सेटल है।
बच्चा जब पढ़ने जाता है कि ये तो अच्छा था, 11-12 से भी भारी सिलेबस आ गया मेरा। तो चीजें हम सही तरीके से समझा भी नहीं पा रहे, मतलब हम खुद नहीं समझे। तो ऐसे गलत तरीके से हम बच्चों को सिर्फ क्या करें, कई लोगों को पूछते हैं ना तो क्यों जी रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि भाई टपके है तो निकलना तो है, अब आए हैं तो दूसरी बार जब टपके, एक बार टपके दूसरी बार टपके, वो दोनों के बीच में कुछ तो करना है, यानी कि शरीर को तो चलाना है। जिए, जन्म लिया, मृत्यु हुई, ये दोनों अवसर है, दो अवसर के बीच में कुछ हमें पाना होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसा मानते हैं कि ये आए हैं तो जाना तो है, एक पाइप में घुसे हैं तो पाइप में से बाहर तो निकलेंगे हम, और बीच में जो होना था वो होता रहा, किसी का बुरा किया, कुछ भी किया, यानी कि मतलब कोई एमलेस लाइफ है, यानी कि कोई डायरेक्शन के बिना डायरेक्शन की लाइफ है। तो मतलब मेरा एड्रेस गलत होगा तो मैं कितने दिन, कितने महीने, कितने साल मेहनत करूंगा और मेरा लक्ष्य पा जाऊंगा, ऐसा कब बनने वाला है? मेरा एड्रेस ही गलत है, इसीलिए इसका नाम, दूसरा नाम दिया सुखनु सरनामू। मतलब एड्रेस तो सही कर लो, एफर्ट जो लगाना है लगाओ, लेकिन एड्रेस सही कर लो आप। तो वापस सुख दुख साथ साथ है, जीवन संघर्ष है, संसार माया है, कुछ समझ नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है ना। मैंने हर बार एफर्ट लगाया लेकिन कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। यस सर। હાલો હાલો કે જન્મ લઈ લીધો છે અને પછી મૃત્યુ તો થવાની જ છે ને જે કંઈ પણ સારું ખરાબ જે આવે છે કરતા જઈએ છીએ તો હવે જીવન વિદ્યા જે મતલબ શીખો છો આપણે પણ તો એવો રસ્તો પ્રાપ્ત કરી શકીએ કે મતલબ જે પાઇપમાંથી આપણે નીકળવાનું છે તો એનો કોઈ અલગ રસ્તો મળી શકે આપણને? છે જ ને, એવું છે. અલગ રસ્તો ના મળે, જે આપણે અલ્ટિમેટ આપણું જીવન નિયમપૂર્ણ છે, વાત એટલી છે। આપણા નિયમની, આપણી આ લાઈફનું એક ડેસ્ટિનેશન છે જ, અને મજાની વાત એ છે કે બધાનું સેમ છે, એટલે આપણે બધા એક છીએ, એટલે આપણે એકબીજા સાથે પ્રેમપૂર્વક રહી શકશું। હા, આપણું જીવન નિયમપૂર્ણ છે, આપણું એક્ઝિસ્ટન્સમાં હોવું એ એક નિયમપૂર્ણ છે, એના પાછળનું કોઈ લક્ષ્ય પહેલથી નિશ્ચિત છે। એ લક્ષ્યને પામવા માટેની દિશા માટેના કેટલાય લોકોએ પ્રયત્નો કર્યા છે, ભૂતકાળમાં બી થયા છે, હજારો વર્ષથી આપણને જે સંસ્કૃતિ આપી છે, સંસ્કૃતિમાં પણ એના પ્રયત્નો છે, એટલે એમના પ્રત્યે આપણી કૃતજ્ઞતા પણ છે। પણ હજી એ વાય ક્લિયર નથી થયા, એક્ટ આપી દીધી છે આપણને। ઓકે સર, તો કહેવાય કે બધા નિયમપૂર્ણ ચાલે છે બરાબર, તો આપણે જે ચાલીએ છીએ મતલબ અનિયમિત છો હમણાં એવું? એ નિયમ એનું કામ કરે જ છે, નિયમની ના સમજ એ મારો ભ્રમ છે। नियम की समझ न होना वो मेरी भ्रमित अवस्था है, अयोग्यता मतलब अयोग्यता। तो मेरी भ्रमित अवस्था है, अदरवाइज अयोग्यता है। इसी वजह से मेरे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे हम एसएल वर्ड में वो गाड़ी लेके जाते हैं ना, वो बैठते हैं ना, वो वायर वाली गाड़ी होती है, अब वो तो हमने कभी चलाई नहीं है, वो बड़े इम्यूनिटी पार्क्स होते हैं उसमें होते हैं ना, अब वो नहीं चलाई तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे को ठोक ठोक के खुश हो रहे हैं। गाड़ी लगाई, ठोका, खुश हुआ। और उसमें कोई बंदा एक अच्छा होता है जो सब समझता है, तो फिर वो क्या करता है, बॉर्डर बॉर्डर पे चलता है। उसको गाड़ी चलानी आ जाती है तो वो समझ जाता है कि भाई यहाँ अंदर नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उससे बड़ा है, थोड़ा आनंद ले ले। और दूसरे लोग होते हैं एक दूसरे को ठोक ठोक के हंसते हैं, खुश होते हैं। तो हमें लगता है कि लाइफ में ऐसा होता रहता है, गाड़ी चलाई, ठूक गई, थोड़ा सुख आया, थोड़ा दुख आया, सुख दुख ऐसा चलता रहेगा, इसी का नाम जीवन है। तो मैं अभी तक ऐसा मानता था कि यार हस्बैंड वाइफ है और लड़ाई नहीं होगी तो थोड़ी लाइफ जाएगी। लड़ाई नहीं होगी तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का मजा कहां से आएगा? સર તમે કીધું કે મતલબ ગાડી સાઈડમાં ચલાવીએ તો આરામથી નીકળી જઈએ, પણ એવું કંઈક શીખવા મળી જાય કે મતલબ આ ભીડમાં ચાલીને જ આપણે બચી બચીને हाँ, નીકળી જઈએ? वो मेरी प्रैक्टिस का पार्ट है ना, वही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, वही तो सीख रहे हैं ना। क्योंकि जब वो कब कर सकते हैं, तो कोई मुझे जानबूझ के दुखी करना नहीं चाहता है, मेरे ध्यान में आएगा तब।
तब मैं अच्छा बिहेवियर कर पाऊंगा, मानवीयतापूर्ण आचरण कर पाऊंगा। कब कर पाऊंगा? जब मुझे समझ में आएगा कि सामने वाला इंसान भी जानबूझ के गलती नहीं कर रहा है, उसका इरादा मुझे दुखी करने का नहीं है, लेकिन उसको जो भ्रमित अवस्था है उसकी वजह से वो चीजों को जैसा है वैसा देख नहीं पा रहा है, मैं देख पा रहा हूं। तो उसका प्रमाण वही है कि मैं दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा हूं, वो मेरी समझ है, वो उसका प्रमाण है। जैसे कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो वैसी कंडीशन में मैं उसको जैसा है वैसा देख पाऊंगा कि यार मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मैंने किया है तो मैं अपने में देखूंगा, मेरा स्वयं पे विश्वास होगा तो मेरी गाड़ी डगमगाएगी नहीं। मेरा स्वयं पे विश्वास तभी हो सकता है कि जब मैंने सामने वाले के लिए कुछ बुरा सोचा ही नहीं है। मैं अल्टीमेट अंदर से पॉलिटिक्स खेल रहा हूं दूसरों के साथ, फिर मैं सोच रहा हूं तो मेरी गाड़ी भी डगमगाने वाली है। तो मुझे ड्यूअल पर्सनालिटी में नहीं रहना है, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, जैसा अंदर हूं वैसा ही बाहर रहूंगा, अंदर अलग बाहर अलग रहूंगा, तो ये प्रॉब्लम्स होने वाले ही है। ओके, तो मुझे सम्मान और पहचान चाहिए, और उसके लिए मैंने आधार जो बनाए हुए हैं, वो आधार है रूप, बल, धन, पद। देखो, इसको भी हम जान सकते हैं। कौन से रूप को आप सबसे दुनिया का सबसे अच्छा रूप बोलोगे? किस सुंदरता को, मन की सुंदरता किस सुंदरता को आप अल्टीमेट मानोगे? किस बल को ऐसा मानोगे कि सबसे ज्यादा बलशाली है, इससे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है? यानी कि हमारी डेफिनेशन रूप, बल, धन, पद की डेफिनेशन ही गलत है। किसको ज्यादा धनिक मानोगे? किसके पास ज्यादा, सबसे ज्यादा धन है? तो रिलेटिव टर्म्स आएंगे, जो आज है तो वो कल नहीं रहेगा। ऐसा होता है ना, अभी कोई अदानी आ गए, फिर वापस कुछ रिलायंस आ गया था बीच में, फिर वो बिल गेट्स आ गए थे। तो उसका पैरामीटर, मैं कितना धनी हो जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, उसका कोई पैरामीटर है? तो समाज में बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, हमें खुद को उसके लिए झोंकने की जरूरत नहीं है, खुद का टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आसपास भी देख के समझ सकते हैं। कौन से पद पे जाने से मैं निरंतर सुखी हो जाऊंगा? कौन से? टीचर सोचता है प्रिंसिपल बन जाओ, प्रिंसिपल सोचता है यार अच्छा होता मैं आईएएस बन जाता, आईएएस सोचता है अच्छा होता मैं नेता बन जाता, नेता सोचता है अच्छा होता मैं सीएम बन जाता, सीएम सोचता है अच्छा होता मैं पीएम बन जाता, पीएम सोचता है अच्छा होता मैं ये जो यूनो है उसका कुछ हेड बन जाता, कोई राष्ट्रपति बन जाता। यानी कि उसका उसका कोई एंड है, और वहां पे जाने के बाद भी वो सुखी हो गया, उसकी कोई गारंटी है? तो ये सारे भी कैसे है? मतलब इनका कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है। इनका कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, मतलब उसको आप पा नहीं पाओगे। हम सुंदर होने की लालच में हमें ऐश्वर्या राय बनना होता है, हमें क्या बनना होता है, अभी कौन चल रहा है? तो उसके केसेस में कितने बड़े व्यापार चलते हैं कॉस्मेटिक के, वो सारे ट्राई तो वही चल रहा है ना, मैं इसके जैसा बन जाऊं, क्योंकि एड में जो आते हैं वो हमारे लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। वो तो यूज नहीं करते लेकिन हमको करवा लेते हैं यूज। हाँ, तो नॉर्मली ऐसी बातें ध्यान में आती है कि भी इसके कोई यूनिवर्सल पैरामीटर नहीं है, तो उसका कोई एंड नहीं है, वो पूरी लाइफ जोक दोगे तो भी कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये पैरामीटर परिवर्तनशील है। और मुझे सम्मान कैसा चाहिए? कोई मुझे 1 घंटा सम्मान दे दे बस बहुत हो गया, पूरी लाइफ के लिए चलेगा क्या?
एक बार मुझे सम्मान दे दो, फिर आपको जो मुझे जितनी गालियां देनी है गालियां दो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार दे दो थोड़ा। कोई रिक्शा वाला होता है ना, वो भी बोलता है, कोई गरीब होता है वो भी बोलता है कि साहब इज्जत की रोटी खानी है, तमें जो इज्जत वगैरह भी, मतलब बिना हम रिस्पेक्ट किए उसको कुछ खाना भी देते हैं ना, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके घर पे बाहर कोई भिखारी आता है ना, उसको ऐसे दे दोगे ना, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो लेगा अलग चीज है, लेकिन दिमाग में सोचेगा यार ये इंसान है क्या है, जान, वो आपको भी जानवर समझेगा। मतलब उसकी भूख क्या है, उसको भी सम्मान चाहिए। अब सम्मान के हमने जो पैरामीटर्स बना के रखे अभी, और इसके पीछे तो हम भागते हैं ना। बच्चों को क्या है, देखो कोई बड़ा पद लेना है, अभी डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई बड़ा आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, उसके पीछे भागते रहते हैं। और भागने का रीजन भी क्या है, इससे मैं निरंतर सुख को प्राप्त कर जाऊंगा, इससे मुझे सम्मान मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होता है आईएएस बन गया तो रोल मॉडल बन गया, सबको अच्छा लगेगा, ऐसा होता है? हाँ, अच्छा इंसान होगा तो वो सबको अच्छा लगेगा। फिर वो छोटे से छोटा प्यून भी होगा ना, तो आपको अंदर से रिस्पेक्ट होगी। मतलब सम्मान मुझे जो चाहिए वो कहां से मिलेगा, वो उसकी क्लैरिटी इतनी है कि मैं सही इंसान बन जाऊं, मैं एक मानव बन जाऊं, मानवीयतापूर्ण आचरण करूं, तो ही मुझे सम्मान मिलने वाला है। और सम्मान मिलेगा तो बाकी की चीजें तो बाय प्रोडक्ट में मिलती ही मिलती है। जिसको सम्मान मिलता है वहां पे विश्वास पैदा होता ही है, विश्वास पैदा होता है तो वो इंसान भूखा थोड़ा मरेगा। सर ये जो आपने बोला है उसका एक एग्जाम्पल है, कल लिविंग टाइम की बात, एक एग्जाम्पल इससे कनेक्ट हो रहा है अभी। लिविंग टाइम पे जब मैं निकल रही थी तब स्टूडेंट्स भी छूट रहे थे, तो 4th स्टैंडर्ड की एक लड़की, एक स्टूडेंट ने आकर मुझे इतना छोटा सा एक ड्राइंग वाला एक कार्ड बना कर दिया सर। तो मैंने लिया, मैंने कहा नाइस ड्राइंग। तो उसके ऊपर लिखा था आई लव यू मैम, एंड आई इनसाइड लिखा था। मैंने उतना ही देखा, मैंने कहा आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो अंदर भी देखो मैडम, तो अंदर खोल के देखा तो आई लाइक यू मैम। तो ये 2 चीज़ें थी। मैंने कहा आपको ऐसा मुझे बोलने का, ये मुझे देने का मन क्यों हुआ? तो उस 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को जिस 2 शब्द के मीनिंग पता नहीं है सर, उसने मुझे कल बहुत बड़ी बात की कि मैडम आपका सेंस अच्छा है। मैंने कहा सेंस का मतलब पता है बेटा? तो उसने कहा कि सेंस मतलब अच्छा है मैडम। उसको एक्सप्लेन करना नहीं आया सर। और एक दूसरी चीज़ जो उसने की, आपका बिहेवियर अच्छा है। तो मैंने कहा बिहेवियर का मतलब पता है बेटा आपको? तो आप जो चलते हैं, आप बात करते हैं, आप हमारे साथ हंस के, मतलब उसने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया। उसने बिहेवियर को थोड़ा फिर भी समझा सर, सेंस क्या है उसको पता नहीं था। फिर मैंने उसको बोला कि ये 2 शब्द है ना बेटा, पहले एक बार तू डिक्शनरी में देख ले, और शायद तुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा है तो हम फिर मिलेंगे। कल उसको मैंने ऐसा बोला सर। लेकिन देखो सर, आप जो बोल रहे हो ना, आचरण में बच्चों के कब आता है? जब वो हमको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये आपका सेंस अच्छा है। 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को सेंस का मीनिंग पता नहीं है सर, और उसको बिहेवियर भी शायद इतना क्लियर नहीं है। बिहेवियर बहुत बड़ा शब्द है सर, ऐसे देखने जाओ तो। मानवीयतापूर्ण आचरण हाँ, बोलते हैं ना। तो कल ये छोटा सा एग्जाम्पल देख के भी मुझे लगा सर कि हम जहाँ चलते हैं, जैसे बात करते हैं, बच्चों से जैसा बिहेव करते हैं, वो सब कुछ ऑब्जर्व होता है और वो अपने में भी उतारने का प्रयत्न करता है सर। क्योंकि इसको अच्छी तरह से समझे, जैसे बच्चे अभी क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कई बार देखो वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई अभी हम नहीं करेंगे, नॉर्मली क्या हो रहा है, अभी क्या हो रहा है, तो हो रहा है उसके बेसिस मैंने बता दिए। तो यहाँ पे हाँ, तो क्या हो रहा है, तो उसके अंदर जो बच्चे ऑब्जर्व करते हैं वो सिर्फ मेरे ख्याल से अभी जितना है वो, जैसे बच्चे हो बड़े हो कोई भी हो, मोस्ट ऑफ केसेस में ऐसा दिखता है नहीं है उसकी कोई, मुझे मैं नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो मैटर डिफाइन कर, अच्छा लगना
अच्छा लगना वो देख रहे हैं, जैसे वो हमारी ड्रेस सेंस देख रहे हैं, हमारा बिहेवियर देख रहा है, हमारा 1-to-1 कम्युनिकेट होता है, तब उसके ध्यान में एक चीज आती है, वो अच्छा होना ध्यान में आता है। जब तक मेरा कम्युनिकेट नहीं हुआ है, जब तक मैंने बात ही नहीं की आपसे और मैं जा रहा हूं तो कोई मेरी ड्रेस सेंस देख रहा है, मैं क्या गाड़ी लेके आता हूं, कैसे रहता हूं, क्या करता हूं, हाँ, तो वो जज करता है, यानी कि वो चीजें सिर्फ देखता है और सोचता है वो अच्छा लगने में आता है। हाँ, उसका इसकी उसके साथ हमारा कोई बातचीत हो, हमारी बातचीत होती है, उसके बाद कोई ऐसी घटना घटती है, वहां हम उससे प्यार से बात करते, उस चीज को समझते हैं, फिर उसके पकड़ में आता है कि अच्छा होना। तो अच्छा लगना, अच्छा होना, दोनों में डिफ्रेंशिएट हम कर सकते हैं। अच्छा लगने की कैटेगरी ये सारी ये है, हम सिर्फ अभी अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे लगते हैं, अच्छे स्टाइल में रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं अच्छा लगना में आती है। जैसे किसी की शादी में जाते हैं तो कैसे बन ठन के जाता है, तो बन ठनना वो अच्छा होना नहीं होता है, वो सिर्फ अच्छा लगना होता है। तो कई बार किसी को प्यार से आप बोल सकते हैं आप बहुत अच्छे लगते हो, तो उसको अंदर से अच्छा फील आएगा, फिर आप बोलोगे अच्छे हो नहीं तो पूरा भ्रम टूट जाएगा तो अच्छा लगना एक अलग प्रोसेस आ जाती है, अच्छा होना तो हमारी जो प्रोसेस है ना, वो चाहते क्या है उस तरफ जाएगी। अभी तक तो क्या हो रहा है उस पर हमारा ध्यान गया। अभी हम पढ़ भी क्यों रहे हैं, देखो बच्चे को पूछो क्यों पढ़ रहे हो, यस मैम। हाँ हाँ, यस यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा पकड़ा आपने। देखो अच्छा लगना है ना, वो जनरली शरीर, देखो शरीर भी भौतिक है ना, शरीर भी फिजिकल केमिकल लोचा है, फिजिकल केमिकल लोचा ही है, तो ये चीज भी भौतिक है। तो यानी कि शरीर केंद्रित जो हो जाता है वो अच्छा लगने में आता है, और अच्छा होने में शरीर आता ही नहीं है तो वहां पे क्लैरिटी आती है, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं। तो मैं जो चीज हूं ना, वो अच्छा अच्छा होने में आता है। ओके, अच्छा लगना उसको हम बोल सकते हैं ना, वर्ड ऐसे दे सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं उसको, लुकिंग, हाँ, अपीयरेंस, अपीयरेंस बोल देते हैं। तो जो है अच्छा लगना वो अपीयरेंस में आएगा, सिर्फ अपीयरेंस कितना होता है वो अब आप सोच सकते हो। और अच्छा होना वो आचरण से आता है। जब मैं दूसरों के साथ मानवीयतापूर्ण आचरण करता हूं, वहां पे बीइंग बन जाता है मेरा, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं उसको, इसमें ह्यूमन का अपीयरेंस ही आएगा, वो ह्यूमन बीइंग बनेगा। तो इतनी चीजें नेक्स्ट सैटरडे को हम इसको खोलेंगे। अब इतना ओके। माइंडफुलनेस कितने क्लास में हो रहा है अभी, माइंडफुलनेस कितने क्लास में हो रहा है? तो माय हम्बल रिक्वेस्ट, हर एक क्लास में माइंडफुलनेस करवाए, और करवाए तो उससे पहले उसको समझाए। माइंडफुलनेस क्या होता है कितने लोगों को मालूम है, पहले इतने बताओ। माइंडफुलनेस क्यों करते हैं? क्योंकि देखो कोई भी एक्ट होती है ना, उसके पीछे का वाई क्लियर होगा ना, तो वो अच्छी तरीके से होगा। हम नॉर्मली एक्ट तो करवा लेते हैं लेकिन वाई क्लियर नहीं करवाते। तो बच्चे को वाई क्लियर करवाओ, क्यों करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस करवाओ, तो उसमें वो खुद जुड़ जाएगा, वहां पे लर्निंग प्रोसेस होगी। अदरवाइज सिर्फ एक्ट ही होगी। बच्चे आंखें बंद करेंगे, मैम ने बोला आंखें बंद करना माइंडफुलनेस होता है, आसपास की आवाजें सुनना, हाँ शुरुआत ऐसी हो सकती है, वो गलत भी नहीं है, लेकिन बच्चों को जैसे जितने स्टैंडर्ड के बच्चे उनके साथ वैसा कम्युनिकेट करके, वैसे एग्जाम्पल देके हम इस चीज को समझा सकते हैं। देखो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ आपको। पहले जो हैप्पीनेस करिकुलम है और जो बुक्स है उसका एक एक सेट में या लाइब्रेरी में रखवा देता हूँ, किसी को भी रीड करना है तो वो रीड कर सकता है। रीड करने के टाइम पे कोई क्वेश्चंस भी आता है तो उसको आपकी नोट में लिख सकते हो,
1-to-1 मेरे पास आके भी डिस्कशन कर सकते हो। मुझे नहीं समझ में आएगा तो मैं कोई दूसरे कोई सीनियर प्रबोधक होगा तो उनके साथ कम्युनिकेट करके आपसे बात करूंगा। जितना हमारे समझ में आएगा, जितनी चीज जो बोली गई है वैसी ही आएगी, वैसा हम ट्राई करेंगे। हमारे चश्मे के हिसाब से उसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। जो जैसा बोला गया है वैसा उसको पकड़ने के लिए ट्राई करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो कल्पनाशीलता है उसका यूज करेंगे। नहीं समझ में आया तो कोई कोई सीनियर जो बाबा के पास रहा हुआ है, ऐसे कोई बड़े भाई है कोई प्रबोधक, तो उनसे हम बात कर लेंगे। तो आप वही लर्निंग प्रोसेस वही होती है। तो वो एक एक सेट में हैप्पीनेस करिकुलम का भी एक एक सेट रखवा देता हूँ, स्टैंडर्ड वाइज है। तो हर एक स्टैंडर्ड के जो टीचर है उसको देख सकते हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं वो कर सकते हैं। और एक एक प्रिंसिपल के ऑफिस में रखवा देता हूँ दोनों सेट। एक मेरी ऑफिस में रहेगा, प्रिंसिपल के ऑफिस में जो सेट रहेगा उसमें से 50% सेट वहां पे रहे जो टीचर्स के पास रहे, और 50% अपने ऑफिस में रखो। तो उसको भी रीड करो, थोड़े क्वेश्चंस लाओ, तो थोड़ा फ्रूटफुल होगा हमारा जो लर्निंग है वो। और सेकेंड चीज, वो रात वाला प्रोसेस है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो कोई आगे बात नहीं हुई, तो कभी हो पाए तो आप सब बोलो, साथ में मिलेंगे तो कुछ होगा। आपको लग रहा है कि ये मीनिंगफुल है, इसमें कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए, इससे मेरे परिवार के भी प्रॉब्लम सॉल्व रहे, मैं अच्छा इंसान भी बन रहा हूँ और मैं सुखी हो रहा हूँ। क्योंकि 20-25 साल, अभी 30-40-50 साल मैंने लगा दिए, अभी तक मेरा कोई ठिकाना है नहीं। अभी भी मैं मेरे अप डाउन होते रहते हैं। मैं सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। मुझे उसमें भी कुछ पाना है, उसमें भी कुछ आगे बढ़ना है। तो सबकी विलिंगनेस होगी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर कथा ही हो जाएगी। सिर्फ कथा हो रही है। एवरी सैटरडे को क्या हो रहा है? कथा हो रही है। कुछ लर्निंग नहीं हो रहा है फिर। तो देखो माइंडफुलनेस क्या होता है। देखो माइंडफुलनेस ये पूरी जो जीवन विद्या है, उसको जो मैंने समझा है वो पूरा खेल स्वीकृति का खेल है। जितनी हमारी समझ बढ़ेगी उतनी बड़े लेवल पे स्वीकृति आएगी, जितने बड़े लेवल पे स्वीकृति आएगी उतना मेरा सुखी रहना स्थिर हो जाएगा। अब स्वीकृति लाना वो कोई प्रैक्टिकली प्रोसेस नहीं है, वो समझने की प्रोसेस है। अब स्वीकृति ला दी मैंने, मेरी सास को स्वीकृति दे दी है, मैंने मेरे हस्बैंड को स्वीकृति दे दी है, हम अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वो स्वीकृति आप ला रहे हो तो प्रॉब्लमेटिक है। वो अपने आप हो रही है तो वो सही है। लाने का मतलब वो कुछ मेरे साथ बुरा बिहेवियर करते हैं तो मैं उसको टॉलरेट कर देता हूं, अदरवाइज कर देती हूं। तो टॉलरेट करना वो स्वीकृति नहीं होती है, हम उसको स्वीकृति मान के बैठते हैं। जैसे कोई घटना अच्छी नहीं बनी घर पे तो कैसे स्वीकृति लाए सर? तो स्वीकृति लानी नहीं होती, वो अपने आप आनी चाहिए और वो समझ से ही आ पाएगी। तो हमें सिर्फ काम कहाँ करना है? स्वीकृति पे नहीं करना है, समझ को बढ़ाने पे करना है। जैसे समझ बढ़ेगी स्वीकृति अपने आप आएगी, क्योंकि खेल पूरा स्वीकृति का है। तो हम बच्चों को, छोटे बच्चों को जब आंखें बंद करवा के सराउंडिंग साउंड को सुनने के लिए बोलते हैं तो उससे उसकी स्वीकृति का एक बेस बनना शुरू हो जाता है। वो आसपास की जितनी आवाजें हैं उसको सुन के वहां पे उसका ध्यान लेके जाता है। तो ध्यान ले जाने की एक प्रोसेस बन रही है, और ध्यान ले जाने से स्वीकृतियां अपने आप बनने लग जाती है। तो बच्चा किसी कंडीशन में इंस्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा, बीच में गैप रखेगा। घर पे भी कोई चीज बन रही है तो बीच में एक छोटी सी गैप रखेगा, उस गैप में वो सोच पाएगा कि मैं सही रिएक्ट कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं। तो वो समझ बनेगी बाय प्रैक्टिस। तो माइंडफुलनेस इसलिए करवाना है कि बच्चा खुद को, आसपास के सराउंडिंग को, वो उसके हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है अलग चीजें है, फिर भी उसको स्वीकृति दे रहा है क्योंकि वहां पे उसका ध्यान लेके जा रहा है। और सेकेंड, उसका माइंडफुलनेस होने से उसका कंसंट्रेशन, उसकी लिसनिंग अच्छी हो रही है, क्योंकि साउंड से लिसन कर रहा है केयरफुली, तो फिर आपको भी वो अच्छी तरह से लिसन करेगा, आपको भी अच्छी तरीके से सुनेगा। तो सुनने की जो क्रिया होती है वही लर्निंग प्रोसेस का सबसे पहला प्रायोरिटी स्टेप होता है। मेरा सुनना ही नहीं हुआ तो मेरा सीखना नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले मेरे सुनने की क्रिया पे काम किया जाए। तो सुनने की क्रिया उसकी अच्छी हो बच्चे की, इसीलिए हम माइंडफुलनेस करवाते हैं। तो माइंडफुलनेस करवाने का रीजन आप अब और ज्यादा भी उसके बारे में बहुत सारी बातें कर सकते हैं हम,
माइंडफुलनेस पे बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन वो बाय एक्सपीरियंस आप देखो, बच्चों को करवाओ 2-3 मिनट, देखो छोटे क्लास है तो 2 मिनट का करवाओ, शार्प 2 मिनट, क्लास में गए बच्चे आंखें बंद, आसपास की आवाज सुन रहे, सिर्फ बस, और 2 मिनट होती है, और बच्चों को ओपन योर आइज और आपका काम कंटिन्यू कीजिए। ओके। आफ्टर आफ्टर वो 2 मिनट शांति से बैठे भी, हमने क्या बोला था कि 2 मिनट वो हम डिस्कस करेंगे। फिर बच्चों के मन में बहुत बातें आती कि मैं शेयर करना है। नहीं, वो शेयर करना अभी स्टार्टिंग पेपर में शेयर करना नहीं रखना है, सिर्फ सुनो बस। हाँ। और नॉर्मली कोई देखो, जैसे मैं कुछ नया सम सीख रहा हूँ तो पहली बार तो ट्रायल लगेगा, धीरे धीरे उस पे जब जैसे बच्चों को आज जो प्रैक्टिस करवा रहे हो 15-20-25 दिन, 1 महीने के बाद उनको अपने आप मालूम हो जाएगा, नहीं बस ऐसे बैठना है, बस शुरू हो जाएगा। फिर धीरे धीरे उनसे शेयर करना शुरू करो, अभी शेयर नहीं करना है, अभी तो सिर्फ उनको एक पोस्चर में बिठाना है, आसपास की आवाजें सुनाना है, बस इतना काम करते रहना है, करते रहना है। आफ्टर 1 मंथ के बाद हम वो शेयरिंग वाला भी, आप क्या क्या इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या सुनते हो आप, तो फिर वो बाद में शेयरिंग बाद में शुरू करेंगे। और अच्छी बुक्स बनाई हुई है, हम उसको रीड करके, क्योंकि वो अच्छे लोगों ने थॉट करके बनाई है, हम डायरेक्टली जितना समझते उतना करते हैं, हम उसको विधिवत उसको पढ़ ले, बाद में उसको क्लास वाइज करे तो वो बेटर रहेगा। लेकिन अभी इतना काम करवा सकते, ज्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट आंखें बंद करके आसपास की आवाज सुनो, बस इनफ, इतना हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम इसको ओपन करते हैं, चाहते क्या है।